बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जनरल साइंस पोर्शन ऑफ द ग्रैंड प्रैक्टिस टेस्ट। तो लेट्स गो टुवर्ड्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ़ वी डिक्रीज वॉल्यूम द प्रेशर विल। यानी एक गैस है जिसका फिक्स्ड मास है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। अब जब उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ है तो इट मीन्स दैट प्रेशर में क्या तब्दीली आई है। तो इसके हमारे पास ये ऑप्शंस हैं, आल्सो डिक्रीजेज, इंक्रीजेज, रिमेन्स कांस्टेंट, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये कौन से लॉ का स्टेटमेंट है, ये कौन से लॉ का क्वेश्चन है? ये बॉयल्स लॉ का क्वेश्चन है। बॉयल्स लॉ कहता है कि एज प्रेशर इंक्रीजेस, यानी जब प्रेशर इंक्रीज़ होता है वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। एंड एज वॉल्यूम इंक्रीज, अब जब वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है तो इट मीन्स दैट प्रेशर डिक्रीज़ हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम ज़्यादा है, प्रेशर कम है। अब यहाँ पर प्रेशर को ज़्यादा किया गया तो देखिए वॉल्यूम कम हुआ है। तो इट मीन्स दैट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि डिक्रीज़ वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ है तो इट मीन्स दैट प्रेशर क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो सो इफ़ वी डिक्रीज़ वॉल्यूम द प्रेशर विल इंक्रीजेस। इसका हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है। और दूसरा ये जो क्वेश्चन है ये बॉयल्स लॉ से है, ये आप लोग याद रखें। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, साउंड वेव्स आर विच टाइप ऑफ वेव्स, यानी जो साउंड वेव्स है वो वेव्स की कौन सी टाइप से ताल्लुक़ रखता है। तो हमारे पास ऑप्शन है लैंगिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड ऑल ऑफ देम। तो मैं आप लोग को पहले लैंगिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स के कुछ एग्जांपल बता देता हूँ। ट्रांसवर्स वेव्स हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सरफेस वाटर वेव्स, वेव्स ऑन स्ट्रिंग। ये तीनों जो है ना एग्जांपल आप लोगों ने याद रखने हैं, ये ट्रांसफर वेव्स के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, और लैंगिट्यूडनल वेव्स में कौन कौन से वेव्स आती है, साउंड वेव्स, सिस्मिक वेव्स यानी अर्थक्वेक वेव्स, जो ज़लज़ले के वेव्स होते हैं, मीटर वेव्स वगैरह। ठीक है, तो देखिए साउंड वेव्स कौन से उसमें आते हैं, लैंगिट्यूडनल वेव्स में आते हैं। तो इट मीन्स दैट साउंड वेव्स आर विच टाइप ऑफ वेव्स, लैंगिट्यूडनल वेव्स। तो इसका हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स बाय सेल्स इंस्टेड ऑफ सीड इज़ नोन एज व्हाट। यानी रिप्रोडक्शन का वो मेथड जिसमें नया प्लांट्स पैदा होता है बाय सेल्स, सेल्स के ज़रिए, इंस्टेड ऑफ सीड, सीड के मतलब बगैर, इज़ नोन एज व्हाट। तो इसका हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट है। जब वो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें नए प्लांट पैदा हो सेल के ज़रिए, ना कि सीड के ज़रिए, क्या कहलाता है, टिश्यू कल्चर कहलाता है। ठीक है, अब टिश्यू कल्चर हमारे पास क्या होता है, देखें टिश्यू कल्चर इज़ द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट सेल्स। यानी टिश्यू कल्चर में क्या होता है, हम कल्टीवेशन करते हैं किसकी, प्लांट सेल्स की, टिश्यूज़ की या आर्गन्स की, और स्पेशली फॉर्मुलेटेड न्यूट्रिएंट मीडिया। एक ख़ास किस्म का मीडिया होता है जिसके अंदर हर किस्म के न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स वगैरह रखे गए होते हैं, और उसी के अंदर ही प्लांट सेल्स या टिश्यूज़ या आर्गन्स को कल्टीवेट किया जाता है। इसी को टिश्यू कल्चर कहते हैं। टिश्यू कल्चर इज़ द ग्रोथ ऑफ टिश्यूज़ आर सेल इन एन आर्टिफिशियल मीडियम सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। तो टिश्यू कल्चर में क्या होता है, इज़ द ग्रोथ, इसके अंदर ग्रोथ यानी नशोनुमा की जाती है किसकी, टिश्यूज़ आर सेल की। ठीक है, किसी भी टिश्यू और सेल की नशोनुमा की जाती है इन एन आर्टिफिशियल मीडियम, एक आर्टिफिशियल मसनूई मीडियम के अंदर की जाती है, सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म, मतलब पेरेंट ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल अलहदा तौर पे एक सेपरेट आर्टिफिशियल मीडियम में उसका जो है ना ग्रोथ की जाती है, और उसी से नया प्लांट पैदा किया जाता है। सो इट इज़ कॉल्ड एज टिश्यू कल्चर। ठीक है, इसका ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट। अब नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इनमें से जो ऑप्शन हमारे दिए गए हैं, हाइड्रोजन है, क्लोरीन गैस है, आयोडीन है और मीथेन गैस। ठीक है, इनमें से कहते हैं कि किसके पास सबसे जो है ना स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, तो पहले तो आप लोग ये बात याद रखें कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका स्ट्रांग होगा जिसके अंदर वंडरवाल फोर्स सबसे स्ट्रांग होगा, जिसके अंदर बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप जो होता है ना, डाउन द ग्रुप मास इंक्रीज़ होता है तो इट मीन्स दैट वंडरवाल फोर्सेज भी इंक्रीज़ होते हैं। ठीक है, तो आयोडीन को अगर आप देख लें तो ये हैलोजन में बिल्कुल लास्ट पे आता है। ठीक है, देखिए मतलब जैसे हमारे पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक नीचे एस्टाटीन भी है, लेकिन आप लोग ज़्यादातर हमारा डिस्कशन इस तक महदूद होती है। तो अब देखिए इसके अंदर सबसे लास्ट में हैलोजन ग्रुप में क्या आता है, आयोडीन आता है ना। तो डाउन द ग्रुप एक तो इनका मास इंक्रीज़ होता है तो इट मीन्स दैट वंडरवाल फोर्सेज इंक्रीज़ होते हैं। तो जब वंडरवाल फोर्स इंक्रीज़ होंगे तो इनका अंदर जो बॉन्डिंग होगी यानी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है। ठीक है, तो इसका हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि बाकियों का मास आयोडीन के मुकाबले में बहुत कम है। नेक्स्ट हमारे पास, लेप्रोसी इज़ द ओल्डेस्ट डिजीज़ काज्ड बाय विच ऑर्गेनिज्म। तो इसके ऑप्शन है हमारे पास, वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया, नन ऑफ दीज। तो लेप्रोसी एक ओल्डेस्ट, एक बहुत पुरानी बीमारी है, एक काज्ड बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये जो है ना काज होती है। तो इसका हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है, बैक्टीरिया। और देखिए लेप्रोसी इज़ एन इन्फेक्शन काज्ड बाय स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया। ये एक इन्फेक्टियस डिजीज़ है जो कि स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया, एक स्लोली मतलब बढ़ने वाली या नशोनुमा पानी वाली बैक्टीरिया से जो है ना काज होता है। और कौन सा बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई।
ठीक है। माइकोबैक्टीरियम लेप्राई ये आप लोग याद रखें, और ये जो है ना लेप्रोसी का जो है ना कास्ट करता है, और ये एक स्लो ग्रोविंग बैक्टीरिया है, ये एक इन्फेक्टियस डिजीज़ है। इट कैन अफेक्ट द नर्व्स, ठीक है, स्किन, आइज़ एंड लाइनिंग ऑफ द नोज़, ठीक है। ये अफेक्ट्स करता है नर्व्स को, स्किन को, आइज़ को और लाइनिंग ऑफ द नोज़ को इन्फेक्ट्स करता है, ठीक है। तो लेप्रोसी इज़ द ओल्डेस्ट डिजीज़ काज्ड बाय विच माइक्रोऑर्गेनिज्म? बैक्टीरिया। नेक्स्ट है गैस विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग गैस ईटर एंड कैन कॉज डेथ इफ अक्यूमुलेट्स इन हाई अमाउंट। यानी वो गैस विच इज़ प्रोड्यूस्ड जो पैदा होता है बाय बर्निंग गैस हीटर, जब हम गैस हीटर को यूज़ करते हैं, जलाते हैं, एंड कैन काज डेथ, और वो गैस जो गैस हीटर से पैदा होता है वो जो है ना डेथ भी काज करता है इफ़ एक्यूमुलेट्स, जब जमा हो जाए इन हाई अमाउंट्स, बहुत ज़्यादा अमाउंट्स में। तो वो इनमें से कौन सी गैसेज है देखें, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ईथेन। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये आप लोग याद रखें, ये जो गैस हीटर होता है उनसे ये पैदा होता है, और ये अगर ज़्यादा अमाउंट में जमा हो जाए तो इट कैन काज टेक यू टू द डेथ, ठीक है। तो देख लें, कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ कलरलेस, ये हमारे पास एक कलरलेस, आर्डरलेस एंड टेस्टलेस। कलरलेस का मतलब है कि इसका कोई रंग नहीं होता, ठीक है, इसका कोई रंग नहीं होता। आर्डरलेस मतलब इसकी कोई खुशबू नहीं होती, ठीक है। और टेस्टलेस गैस, ये एक टेस्टलेस गैस है। टेस्टलेस मतलब इसका कोई जायका नहीं होता। सो कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ हार्मफुल व्हेन ब्रीथ। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना बहुत खतरनाक है जब हम इसको ब्रीथ कर लें, बिकॉज इट डिस्प्लेस, ये ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करता है इन द ब्लड एंड डिप्राइव्स द हार्ट, ब्रेन एंड अदर वाइटल ऑर्गन्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब इसको हम ब्रीथ कर लें तो ये ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर सकता है इन द ब्लड। ये ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसको ये डिस्प्लेस कर लेता है। अब जब ये उसको डिस्प्लेस कर लेगा तो इसकी डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्या हो जाएगा, ये जो हार्ट है, ब्रेन है और अदर वाइटल ऑर्गन्स है, इसके अंदर ऑक्सीजन डिप्राइव्स हो जाएगा, ठीक है, कमी हो जाएगी ऑक्सीजन की। अब जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो आपके अंदर जो है रिस्पायरेशन वगैरह प्रोसेस नहीं होंगे। तो जब ये प्रोसेस नहीं होंगे तो इट मीन्स दैट यू विल बी फिनिश्ड विद इन अ मिनट, ठीक है। तो लार्ज अमाउंट्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कैन ओवरकम यू इन मिनट्स विदाउट वार्निंग। तो जब आप ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर ब्रीथ करेंगे, ये आपको ख़त्म कर सकता है कुछ मिनटों में विदाउट वार्निंग, बिना किसी खबरदार किए, क्योंकि इसका ना तो कोई कलर है, इसका ना तो कोई खुशबू है, इसका ना तो कोई टेस्ट है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आप इसको ब्रीथ कर रहे होंगे और ये आपको कुछ ही मिनटों में फिनिश कर लेगा, ठीक है। तो वो गैस जो बर्निंग गैस हीटर से पैदा होता है और जो है ना आपको डेथ काज कर सकता है इफ एक्यूमुलेट्स इन हाई अमाउंट, तो वो हमारे पास क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। विच बॉडी आर्गन डज नॉट हैव अ पेन रिसेप्टर, यानी वो हमारा कौन सा बॉडी आर्गन है जिसके अंदर पेन रिसेप्टर नहीं पाए जाते। पेन रिसेप्टर उनको कहते हैं जो आपके जो हमारे बॉडी में पेन को रिसेप्ट करे, पेन को जो है ना रिकॉग्नाइज करे, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन से आर्गन नीचे दिए गए हैं, हार्ट, लंग्स, ब्रेन, स्टमच। तो इन जो है ना आर्गन्स को आप देख लें, हार्ट के अंदर आपको पेन हो तो आप फील कर सकते हैं, लंग्स के अंदर हो तो आप उनको फील हो जाता है, ठीक है, स्टमच के अंदर हो तो आपको फील हो जाता है, लेकिन ब्रेन एक ऐसा आर्गन है जिसके अंदर कोई पेन रिसेप्टर नहीं है, ठीक है। सो द ब्रेन इटसेल्फ डज नॉट फील पेन, ब्रेन जो है ना खुद पेन को फील नहीं कर सकता, बिकॉज देयर आर नो नुसाई रिसेप्टर्स लोकेटेड इन द ब्रेन, ठीक है। तो वो रिसेप्टर्स जो पेन को डिटेक्ट करते हो उनको नुसाई रिसेप्टर कहते हैं, ठीक है, और ये ब्रेन टिश्यूज़ के अंदर नहीं पाए जाते। सो इट मीन्स दैट ब्रेन डज नॉट हैव पेन रिसेप्टर, और इसका हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास इन ह्यूमन बींग्स इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज़ इज़ मेनली इन्हेंस्ड बाय व्हाट, ठीक है, यानी इंसानों के अंदर इम्यूनिटी कुव्वत मुदाफ़ियत या मुदाफ़ियती निज़ाम जो होता है वो अगेंस्ट डिजीज़ इज़ मेनली इन्हेंस्ड किसके ज़रिए से होता है, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स, लिम्फेटिक सिस्टम, वाइट ब्लड सेल, ठीक है। तो इम्यूनिटी आप लोगों को पता होगा, वाइट ब्लड सेल हमारे पास क्या बॉडी की क्या है, आर्मी ऑफ द आवर बॉडी है, ठीक है। तो इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज़ इज़ मेनली इन्हेंस्ड बाय WBC, white blood cells. So white blood cells are blood cells which help us against diseases एंड फाइट अगेंस्ट डिजीज़, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस, ठीक है। तो इसका हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट है। और इसके बाकी जो सेल्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। रेड ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। रेड ब्लड सेल्स का क्या काम होता है, ये ऑक्सीजन को और कार्बन मोनोऑक्साइड की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी होती है कि वो उसको कैरी करे, ठीक है। प्लेटलेट्स का क्या काम होता है, प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, ये तो आप लोगों को पता होगा। और वाइट ब्लड सेल्स क्या होता है, आर द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम एंड फंक्शन इन इम्यून रिस्पांस। ये जो है ना इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है और ये इसका फंक्शन क्या होता है, इम्यून रिस्पांस होता है, ठीक है। तो इसका हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट आर अ कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड। तो ये सिंपल थ्योरी का क्वेश्चन है और इसका हमारे पास जो है ना मॉलिक्यूल इसका करेक्ट है। यानी मॉलिक्यूल एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट या कंपाउंड का जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, अलग तौर पे एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसका हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट है और ये सिंपल थ्योरी का क्वेश्चन है, आप लोग ये याद रखें। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग रेज आर द मोस्ट पेनेट्रेटिंग। इनमें से कौन सा रेज मोस्ट पेनेट्रेटिंग है, यानी तो ये हमारे पास है बीटा रेज, अल्फा रेज, गेमा रेज और एक्स रेज। तो याद रखें पेनेट्रेटिंग पावर ऑफ द रेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ द रेडिएशंस, यानी जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी पेनेट्रेटिंग पावर ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये देखें
पेनेट्रेटिंग पावर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ द रेडिएशन। ठीक है, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसका पेनेट्रेटिंग पावर ज़्यादा होगा। ठीक है, सिमिलरली पेनेट्रेटिंग पावर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अब जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी तो इट मीन उसकी वेवलेंथ कम होगी, जब उसकी वेवलेंथ कम होगी तो उस रे का पेनेट्रेशन पावर ज़्यादा होगा। तो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। ठीक है, अब देखिए इनमें सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, इनमें सबसे ज़्यादा एनर्जी गामा रेज की है। फिर ये पहला हो गया, दूसरे नंबर पे हमारे पास एक्स रेज है, तीसरे में हमारे पास बीटा रेज है और चौथे पे हमारे पास अल्फा रेज है। ठीक है, ये मैं इन ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ। तो देखिए इसमें सबसे एनर्जी गामा रेज की है तो इसका पेनेट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा है, मोस्ट पेनेट्रेटिंग हमारे पास, तो इसका ऑप्शन तो हमारे पास गामा रेज हो गया। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है ना एक्स रेज। अब देखिए मैं आप लोग को आगे दिखा देता हूँ, इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन गामा रेज है। अब आगे एक डायग्राम देखिए मैंने बनाया है, इसको देखिए आप, ये अल्फा रेज है, ठीक है, ये बीटा रेज है, ये एक्स रेज है, ये गामा रेज है। अभी मैंने बात की कि सबसे ज़्यादा एनर्जी गामा की होती है, दूसरे नंबर पे एक्स रे और तीसरे पे बीटा और चौथे पे अल्फा। अब जब इनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, पहले मतलब गामा रेज की ज़्यादा है तो इसका पेनेट्रेटिंग पावर देखिए ज़्यादा है। ये पेपर से भी गुजरा है, 3 प्लेट्स मेड ऑफ वुड एल्यूमिनियम से भी गुजर चुका है, लेड आयरन एंड अदर थिक मेटल प्लेट देखिए यहाँ तक पेनेट्रेट हुआ है। सिमिलरली एक्स रे को देखें तो वो यहाँ तक पेनेट्रेट हुआ है, बीटा को देखें तो यहाँ तक पेनेट्रेट, बीटा को देखें तो वो यहाँ तक पेनेट्रेट हुआ है। ठीक है, और हमारे पास जो अल्फा है लास्ट पे वो देखिए सिर्फ पेपर तक पेनेट्रेट हो सकता है। ठीक है, तो दीज आर द रेडिएशन एंड देयर पेनेट्रेशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट काजेज अ मूविंग बॉडी टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। यानी एक मूविंग बॉडी के अंदर वो क्या चीज़ है जो रेजिस्ट करती है, रोकती है किसी भी चेंज को इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, उसके जो स्टेट ऑफ मोशन है उसके अंदर तब्दीली को क्या चीज़ रोकता है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, इनर्शिया, वेलोसिटी। ठीक है, तो देखिए इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इनर्शिया। इनर्शिया क्या है, इनर्शिया रेजिस्ट चेंज इन मोशन, ये किसी भी बॉडी के अंदर चेंज इन मोशन को रेजिस्ट करता है। अगर वो बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, अगर वो बॉडी मोशन में है, कांस्टेंट मोशन में है तो वो कांस्टेंट में रहेगी, तब तक जब तक उसके ऊपर कोई आउटसाइड फोर्स जो है ना इम्प्लीमेंट ना हो। ऑब्जेक्ट्स वांट टू स्टे इन रेस्ट, ऑब्जेक्ट्स जो रेस्ट में हो या मोशन, अनलेस एन आउटसाइड फोर्स काजेज अ चेंज, ये तब तक रेस्ट में रहेंगे जब तक उनके ऊपर कोई आउटसाइड फोर्स ना लगे, तब तक मोशन में रहेंगे जब तक इसके ऊपर कोई आउटसाइड फोर्स ना लगे। फॉर एग्जांपल इफ़ यू रोल अ बॉल, अब हमने देखो एक बॉल को रोल किया है तो इट विल कंटिन्यू रोलिंग, ये जो है ना रोलिंग करता रहेगा। ये क्यों रुक जाता है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। अब अगर इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स ना लगती तो ये ताहयात इस तरह जो है ना रोल करता रहता। ठीक है, तो ये जो बॉडी के अंदर चेंज को रेजिस्ट करता है वो क्या कहलाता है, इनर्शिया ऑफ द बॉडी कहलाता है। ठीक है, तो इसका हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। ठीक है, तो इनमें से हमें स्केल दी गई है। एक तो नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है उसके स्केल तो हमें पता है, सेल्सियस है, केल्विन है और फ़ारेनहाइट है। ठीक है, लेकिन जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है इसका जो स्केल है वो हमारे पास केल्विन है। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज़ स्केल इज़ द कोल्डेस्ट पॉसिबल, वो कोल्डेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर जिसके ऊपर मूवमेंट्स, इंटरनल एनर्जीज, पार्टिकल्स वगैरह सब कुछ जो है ना ज़ीरो पे आ जाए, स्टेशनरी हो जाए। ठीक है, तो गैस मॉलिक्यूल इस टेम्परेचर, पॉसिबल टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं, बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं, उनके जो पार्टिकल्स मोशन होती है वो बिल्कुल स्टेशनरी हो जाती है, देयर इज़ नो इंटरनल एनर्जी। और इस किस्म के जो कोल्डेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। द एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल इज़ केल्विन, तो ये केल्विन के ज़रिए इसको जो है ना मेजर किया जाता है। तो याद रखें नॉर्मल टेम्परेचर स्केल की बात हो रही होगी तो ये सारे इसके ऑल ऑफ दीज करेक्ट है, लेकिन जब एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात हो रही है तो इसमें सिर्फ केल्विन स्केल इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये MCQs आप लोग याद रखें। अब नेक्स्ट हमारे पास फास्फोरस इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। इनमें से कौन सा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है जिसका फास्फोरस एसेंशियल कंपोनेंट है। तो हमारे पास है अमीनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो याद रखें फास्फोरस इज द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। क्या है देखिए, ये हमारे पास न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड है या न्यूक्लिक एसिड का जो यूनिट होता है वो न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास इस साइड पे होता है नाइट्रोजीनियस बेस। ठीक है, ये तो इसको तो आप बिल्कुल सेट पे कर लें। फिर है हमारे पास देखिए राइबोज शुगर, 5 कार्बन शुगर, ये हमारे पास राइबोज शुगर हो गया। इसके साथ अटैच क्या होता है, फास्फेट ग्रुप अटैच होता है। तो इट मीन्स दैट फास्फोरस इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। देखिए ये देखिए फास्फोरस हम यहाँ पर हमारे पास पड़ा है। ठीक है, तो फास्फोरस एसेंशियल कंपोनेंट है किसका, न्यूक्लिक एसिड का, और इसका ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वुड इज़ द मेन रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ, ये भी सिंपल थ्योरी का क्वेश्चन है। ये पेपर के लिए वुड इस्तेमाल किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल। ठीक है, सो वुड इज़ द मेन रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, और इसका हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B2 में लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग।
यानी विटामिन B2 की जब डिफिशियंसी होगी तो उसकी वजह से कौन से डिजीज़ होंगे। देखिए हमारे पास है ऑस्टियोमलेशिया, कैटरेक्ट, नाइट ब्लाइंडनेस, डायरिया। ठीक है, तो इसका हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है। जब विटामिन B2 की डिफिशियंसी होती है तो उसके ज़रिए वजह से कैटरेक्ट होता है। ठीक है, सो विटामिन B2 अलॉन्ग विद अदर न्यूट्रिएंट्स इज़ इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल विजन। ठीक है, यानी विटामिन B2 हो गया और उसके साथ बाकी न्यूट्रिएंट्स हो गए, वो इंपॉर्टेंट है नॉर्मल विजन के लिए। ठीक है, अर्ली स्टडी सजेस्ट दैट राइबोफ्लेविन जो है ना, ये विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन भी कहते हैं, माइट हेल्प प्रिवेंट कैटरेक्ट्स। यानी जब हम राइबोफ्लेविन को यूज़ करेंगे तो ये हेल्प करता है कैटरेक्ट्स से प्रिवेंट करने में। ठीक है, डैमेज टू द लेंस ऑफ द आइज विच कैन लीड टू क्लाउडी विजन। कैटरेक्ट्स में क्या होता है, लेंस ऑफ द आई डैमेज हो जाते हैं, विच कैन क्लाउड जो प्रोवाइड करते हैं हमें क्लाउडी विजन। ठीक है, अब जब उसका लेंस ख़राब होगा तो क्या होगा, क्लाउडी विजन हमें प्रोवाइड करेगा। हालांकि नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल विजन में कोई क्लाउडी वगैरह नहीं होता बल्कि क्लियर विजन होता है। लेकिन जब अब कैटरेक्ट्स आपको काज्ड होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, लेंस ऑफ द आई में मसला होगा और विच कैन लीड टू क्लाउडी विजन। ठीक है, तो ये जो राइबोफ्लेविन है यानी विटामिन B2 है, अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो जो कैटरेक्ट्स होगा उसको ये प्रिवेंट करेगा। लेकिन जैसे ही इसकी डिफिशियंसी होगी तो उसकी वजह से कैटरेक्ट काज्ड होगा। ठीक है, तो इसका हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है। अब नेक्स्ट हमारे पास द अमाउंट ऑफ शुगर इन द ब्लड इज़ कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन कॉल्ड एज व्हाट। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो कि ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इंसुलिन है, ये शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसका हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है। लेकिन इसमें जो हमारे पास ऑप्शन ए है ये भी करेक्ट है क्योंकि वो भी अमाउंट ऑफ द ब्लड को कंट्रोल करता है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो मेरा मतलब था वो ये था कि ब्लड के अंदर कम करता है, शुगर को कौन कम करता है। लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट में थोड़ी गलती हो गई। हालांकि अगर ऑप्शंस में अगर ग्लूकागोन नहीं दिया होता तब इंसुलिन ठीक होता है, लेकिन अब यहाँ पर दोनों ऑप्शन ठीक है। लेकिन अगर जनरली ये जो है ना सिर्फ इंसुलिन दिया गया होगा, बाकी ये ग्लूकागोन ऑप्शन में नहीं दिया जाएगा क्योंकि अमाउंट ऑफ शुगर इन द ब्लड इज़ कंट्रोल्ड बाय मेनली कौन सा हार्मोन है, हमारे पास इंसुलिन है। ठीक है, तो हमने ब्लड के अंदर शुगर लेवल को बढ़ाना नहीं होता बल्कि कम करना होता है, तो वो इंसुलिन के ज़रिए कम किया जाता है। ठीक है, और ब्लड के अंदर शुगर लेवल को बढ़ाने के लिए ग्लूकागोन इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसका हमारे पास दोनों ऑप्शन ठीक है, लेकिन नॉर्मली जो पूछा जाएगा वो इंसुलिन के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए इंसुलिन ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कम करता है और ग्लूकागोन ब्लड के अंदर शुगर लेवल को ज़्यादा करता है। तो ये देखिए इंसुलिन इन ग्लूकागोन पे कुछ पॉइंट्स मैंने निकाले हैं। इंसुलिन इन ग्लूकागोन और हार्मोन्स, ये दोनों क्या है, हार्मोन्स है दैट रेगुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। तो ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। बोथ आर प्रोड्यूस्ड बाय द आइसोलेट्स ऑफ लंगरहैंस इन पेनक्रियास। पेनक्रियास के जरिए दोनों पैदा किए जाते हैं। इंसुलिन इज रिलीज व्हेन ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन इज हाई। इंसुलिन तब रिलीज होगा जब ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इंसुलिन पैदा होकर इसको कम कर देगा। इट काजेज द लिवर टू कन्वर्ट एक्सेस ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। अब वो ब्लड के अंदर जो ज़्यादा ग्लूकोज होगा उसको ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लेगा, हैंस रिड्यूसिंग द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन। तो इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन को कम कर देता है। एंड द अदर एंड ग्लूकागोन इज रिलीज व्हेन ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन इज लो। ग्लूकागोन तब रिलीज होता है जब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है, तो ये क्या कर लेता है, ग्लाइकोजन को दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेता है एंड हैंस इंक्रीजिंग द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन। तो ये ग्लूकोजन की बात हो गई, ग्लूकागॉन की बात हो गई और ये इंसुलिन की बात हो गई। ठीक है, तो इसका हमारे पास दोनों ऑप्शन ठीक है, लेकिन याद रखें कि इंसुलिन का काम होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना और ग्लूकागॉन का काम होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को ज़्यादा करना। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास द टाइप ऑफ कोल कंटेनिंग लोवेस्ट कार्बन इज़ व्हाट। ठीक है, तो इनमें से ये देखिए हमारे पास ये कोल है, लेकिन लिग्नाइट है, बिटुमिनस है, एंथ्रासाइट है, पीट है। इनमें सबसे जो कम लोवेस्ट कार्बन परसेंटेज होती है वो किसके अंदर होती है, लिग्नाइट के अंदर होती है। ये आप लोग देख लें, लिग्नाइट के अंदर 30% कार्बन होता है, सब बिटुमिनस के अंदर 40, बिटुमिनस के अंदर 50 to 70 और एंथ्रासाइट के अंदर 90 सबसे ज़्यादा। अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछते कि द टाइप ऑफ कोल कंटेनिंग हाईएस्ट कार्बन, तो इसमें एंथ्रासाइट ठीक होता, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है लोवेस्ट कार्बन, तो हमारे पास लिग्नाइट ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। अब नेक्स्ट है हमारे पास 2 or more पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। ठीक है, 2 or more पॉपुलेशंस, एक तो कह रहे हैं कि 2 or more, फिर कह रहे हैं कि पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, मुख्तलिफ स्पीशीज़ का, लिविंग एंड इंटरएक्टिंग इन द सेम एरिया। तो एक तो सेम एरिया याद रखें, डिफरेंट स्पीशीज़ याद रखें और 2 or more पॉपुलेशंस भी याद रखें। ठीक है, तो इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है, कम्युनिटी है। कम्युनिटी एक ऐसा जो है ना इंटरेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के स्पीशीज़ की पॉपुलेशन रहती है एक ही एरिया में। ठीक है, तो इधर मैंने एक डायग्राम बनाया, उसके ज़रिए से आपको इसका अच्छा समझ आ जाएगा। देखिए, अब देखिए डायग्राम में देखिए हमारे पास ये एक ऑर्गेनिज्म दिया गया है, तो ये एक स्पीशी है। ठीक है, अलग तौर पे एक स्पीशी है या ऑर्गेनिज्म है। अब इसी स्पीशीज़ के जब बहुत ज़्यादा तादाद में इकट्ठे हों तो इसको कहते हैं पॉपुलेशन ऑफ दैट स्पीशी। ठीक है, अब ये देखें एक
अब देखिए यहाँ पर कम्युनिटी में क्या होता है, ये एक स्पीशी है, ये एक अलग स्पीशी है, ये एक अलग स्पीशी है, ये अलग स्पीशी है, ये अलग स्पीशीज है, ठीक है। सो ये जो क्वेश्चन था ये था हमारे पास 2 और मोर पॉपुलेशन। देखिए ये पॉपुलेशन रह रही है ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ की लिविंग एंड इंटरेक्टिंग इन द सेम एरिया, एक सेम एरिया में रह रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं। तो इसका हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है। इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम में जब एबायोटिक और बायोटिक सारे इकट्ठे रह रहे हों, ठीक है। जैसे मतलब देखिए ये बादल है, ये आसमान और ये सूरज है, ये दरख्त है और ये पहाड़ वगैरह, ग्रीनरी वगैरह, ठीक है, पानी हो गया और ये स्पीशीज़ वगैरह हो गए, सारे इकट्ठे रहे तो इसको इकोसिस्टम कहते हैं। हमारा जो यहाँ बात आप तक पहुँचाना था वो यही एक कम्युनिटी का था कि कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट पॉपुलेशंस या 2 और मोर पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ रह रही होती हैं लिविंग एंड इंटरेक्टिंग इन द सेम एरिया, ठीक है। तो ये हमारे पास कम्युनिटी है, इसका ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है। अब नेक्स्ट हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मासलेस पार्टिकल, इनमें से कौन सा पार्टिकल जो कि मासलेस है। तो देखिए हमारे पास है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन। तो देखिए ये पार्टिकल्स देखिए प्रोटॉन है, प्रोटॉन का अपना एक चार्ज है और उनका मास है। इसी तरह न्यूट्रॉन है तो उसका देखिए चार्ज तो उसके ऊपर नहीं होता लेकिन उसका अपना मास है। इलेक्ट्रॉन है उसका भी अपना मास है, ठीक है। ये डेटा आप लोग अपने साथ लिख लें। लेकिन ये जो फोटॉन है हमारे पास ये मासलेस पार्टिकल है, ठीक है। तो इसका हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट है क्योंकि ये बाकी जो पार्टिकल्स दिए गए हैं इन सब का मास हमने देखिए यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, ठीक है। ये इनके मास है लेकिन फोटॉन क्या है, मासलेस है। तो ये MCQs आप लोग याद रखें, ये भी एक इंपॉर्टेंट MCQs है। अब नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन HCl4। इन HCl4 के अंदर क्लोरीन का क्या ऑक्सीडेशन नंबर है। देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए HCl4 है तो इसमें H का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है हमारे पास +1, ठीक है। ये +1 हमने H का लिख लिया, ठीक है। फिर है हमारे पास क्लोरीन जिसका तो हम फाइंड कर रहे हैं तो हम उसकी जगह क्या लिख लेंगे, X लिख लेंगे। फिर लास्ट पे रह गया ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन है तो हम 4 लिख लेंगे और ऑक्सीजन का हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -2, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। अब देखिए अब आप इसको जो है ना सिंप्लीफाई करें और ये टोटल किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। अब देखिए ये हमारे पास हो जाएगा +1 + X जो हम फाइंड कर रहे हैं और ये हो जाएगा हमारे पास 4 × -2 -8 = 0। अब ये देखिए ये +1 और ये -8 ये आपस में क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास हो जाएगा +X और ये हमारे पास हो जाएगा -7 = 0। तो देखिए ये x की वैल्यू में चाहिए तो ये -7 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास +7। तो इट मीन्स दैट क्लोरीन का HCl4 के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +7। तो इसका हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है। The next हमारे पास द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ बॉडी इन 1 सेकंड इज टर्म्ड एज व्हाट। यानी वर्क डन बाय अ बॉडी इन 1 सेकंड क्या कहलाता है हमारे पास, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क हमारे पास कहलाता है पावर, ठीक है। तो इसका हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट है। और पावर क्या चीज़ है, देखें पावर इज़ द रेट एट विच वर्क इज़ डन। पावर क्या है, एक रेट है जिसके ज़रिए से वर्क डन हुआ है या एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड हुई है, ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो ये हमारे पास पावर कहलाता है। अब देखिए पावर किसके बराबर है, वर्क डन पर यूनिट टाइम है। तो वर्क का हमारे पास क्या है, जूल यूनिट है और टाइम का हमारे पास सेकेंड यूनिट है। तो इट मीन्स दैट जूल बाय सेकेंड इज इक्वल टू पावर और पावर का यूनिट हमारे पास क्या है, वाट, ठीक है। सो द यूनिट ऑफ पावर इज वाट एंड वाट इज अ जूल पर सेकेंड। ये इसका हमारे पास यूनिट हो गया जूल पर सेकेंड। और द हॉर्स पावर इज अनदर यूनिट ऑफ पावर, ठीक है। हॉर्स पावर भी पावर का यूनिट है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट्स, ठीक है। ये कुछ चंद बातें आप लोग याद रखें। एक तो ये हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 ये याद रखें, हॉर्स पावर इज द यूनिट ऑफ पावर ये भी याद रखें, और वाट इज़ अ जूल पर सेकंड ये भी याद रखें, ठीक है। और पावर इज़ द रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म ये भी याद रखें। और इस MCQs का हमारे पास कौन सा ऑप्शन, ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ बॉडी इन 1 सेकंड इज टर्म्ड एज पावर। तो नेक्स्ट की जानब जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, नर्व सेल, DNA एंड हाइड्रोजन। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये हमारे पास ऑर्गेनेली है, ठीक है। और ये जो नर्व सेल है ये तो हमारे पास सेल हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन है ये हमारे पास एलिमेंट हो गए, ठीक है। और ये जो DNA है ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो देखें DNA इज़ द केमिकल नेम फॉर द मॉलिक्यूल। DNA क्या है, एक केमिकल नेम है ऑफ मॉलिक्यूल दैट कैरीज जेनेटिक इंस्ट्रक्शन इन ऑल लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के अंदर जितनी भी जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस होती है वो DNA के जरिए से पहुंचाई जाती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। द DNA मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रैंड्स। ये DNA मॉलिक्यूल के अंदर कितने स्ट्रैंड होते हैं, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। दैट वाइंड अराउंड वन अनदर, जो कि एक दूसरे के ऊपर वाइंड हुए पड़े होते हैं, टू फॉर्म अ शेप नोन एज डबल हेलिक्स। तो इसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। ईच स्ट्रैंड हैज़ अ बैकबोन मेड अप ऑफ अल्टरनेटिंग शुगर डीऑक्सीराइबोज एंड फॉस्फेट ग्रुप। तो इसका ये 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, इसके हर स्ट्रैंड का बैकबोन होता है मेड अप ऑफ अल्टरनेटिंग शुगर। यानी वो जो पहले मैंने न्यूक्लियोटाइड की बात की थी तो एक क्या होता है डीऑक्सीराइबोज और फॉस्फेट ग्रुप का जो है ना बैकबोन होता है हर स्ट्रैंड का, ठीक है। 2 स्ट्रैंड होते हैं तो दोनों स्ट्रैंडों के अंदर अल्टरनेटिंग शुगर, डीऑक्सीराइबोज और फॉस्फेट ग्रुप पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में DNA जो है ना एक मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब जाते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास विच आर द फॉलोइंग पैथोजन टाइप काज डिजीज दैट कैन बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक, इनमें से कौन सा पैथोजन टाइप है जिसका कोई डिजीज़ काज करे फिर हम उसको एंटीबायोटिक से ट्रीट करते हैं। तो ये हमारे पास बैक्टीरिया है जिसके डिजीज़ को हम एंटीबायोटिक के ज़रिए से ट्रीट करते हैं। तो एंटीबायोटिक क्या होता है हमारे पास, देखें द टर्म एंटीबायोटिक लिटरली मीन्स अपोजिंग लाइफ। एंटीबायोटिक का मतलब होता है अपोजिंग लाइफ, यानी लाइफ को अपोज करना। इज़ ब्रॉडली यूज टू रेफर टू एनी सब्सटेंस यूज्ड अगेंस्ट माइक्रोब। तो माइक्रोब्स के अगेंस्ट जो सब्सटेंस इस्तेमाल होता है उसको एंटीबायोटिक कहते हैं। एंटीबायोटिक्स आल्सो नोन एज एंटीबैक्टीरियल एंड दे आर मेडिसिन दैट डिस्ट्रॉय और स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को स्लो करता है या बिल्कुल डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। सो एंटीबायोटिक्स आर मेनली यूज्ड फॉर बैक्टीरियल डिजीज़, ठीक है। इसका हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोटीन्स आर मेड फ्रॉम अमीनो एसिड्स बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस है, पिनोसाइटोसिस है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। तो दो अमीनो एसिड के मिलने से प्रोटीन बनता है। तो वो दोनों कैसे मिलते हैं, कौन से प्रोसेस के ज़रिए से मिलते हैं, तो वो डिहाइड्रेशन सिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए से मिलते हैं, ठीक है। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस क्या होता है, देखें डिहाइड्रेशन सिंथेसिस इज़ द क्रिएशन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल, ठीक है। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस के ज़रिए से एक लार्ज मॉलिक्यूल क्रिएट होता है, पैदा होता है। लार्ज मॉलिक्यूल का मतलब हो गया प्रोटीन फ्रॉम स्मॉलर मोनोमर, ठीक है। ये देखिए ये इसके स्मॉलर मोनोमर होंगे, इससे प्रोटीन बनेगा। वेयर अ वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज, मतलब ये दो अमीनो एसिड आपस में मिलेंगे उससे प्रोटीन बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, इसी को डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहते हैं। और डिहाइड्रेशन सिंथेसिस के ज़रिए से ही प्रोटीन अमीनो एसिड से बनाया जाता है, ठीक है। आगे मैं आप लोग को इसका डायग्राम समझाता हूँ। ये देखिए ये हमारे पास देखिए ये एक अमीनो एसिड हो गया, ठीक है। अमीनो एसिड के अंदर देखिए ये अमाइन ग्रुप हो गया, ये हाइड्रोजन है, ये अल्काइल ग्रुप है और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक अमीनो एसिड हो गया, ये दूसरा अमीनो एसिड हो गया। अब ये दोनों मिलेंगे, ठीक है। ये जो है ना अपना हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इधर आगे करेगा और ये एक हाइड्रोजन आगे करेगा। फिर ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप और ये हाइड्रोजन आपस में मिलेंगे, क्या करेंगे, H2O को रिलीज़ करेंगे। देखिए H2O को इन लोगों ने रिलीज़ किया और बाकी इन दोनों इसने कार्बन ने और इस नाइट्रोजन ने आपस में क्या बना लिया, बांड बना लिया। देखिए ये बांड बन गया। अब ये अमीनो एसिड और ये अमीनो एसिड आपस में मिले तो इससे क्या बना, इससे एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बना। और वाटर क्या हुआ, वाटर रिलीज़ हुआ, डिहाइड्रेट हुआ, डिहाइड्रेशन हुई यहाँ पर। तो प्रोटीन देखिए कौन से प्रोसेस के ज़रिए से बन गया, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस के ज़रिए बन गया, क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हुआ है, रिमूव हुआ है, डिहाइड्रेशन हुई है, ठीक है। तब जाके दो अमीनो एसिड आपस में मिले हैं और एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बना है, ठीक है। तो ये एक सिंपल जो है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। प्रोटीन्स आर मेड फ्रॉम अमीनो एसिड टू द प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। तो ये आप लोग याद रखिए और इसमें कोई मसला हो तो आप लोग नीचे कमेंट करें। तो ये था हमारे पास ग्रैंड प्रैक्टिस टेस्ट के जनरल साइंस पोर्शन का सोल्यूशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग MCQs के साथ।